हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बीपीएससी द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले के वीडियो हम भारत के भूगोल के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस पीडीएफ में 1992 से 2023 तक बीपीएससी ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे हैं सब इसमें शामिल हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। ये बीपीएससी 2011 में प्रश्न बना है। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य क्या है? एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। डिटेल देखते हैं। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने कहा? तो कोपरनिकस ने कहा था। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये पहले ही आपका वराहमिहिर ने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय? तो आपका लगभग 25 करोड़ समय लगता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी 1995 प्रश्न बना है। डिटेल देखते हैं इसके। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा में से के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है, यानी किसकी? आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, केंद्र की। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। जो निकट होते हैं उनमें कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। क्या है? उसके केंद्र से दूर है सूर्य। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.86 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। दूरी पूछा जाए तो कितना है? 25.896 हजार प्रकाश वर्ष उससे दूर है। और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। जो परिक्रमा करता है यही अवधि क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अतः निकटतम विकल्प में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में जो है कितने तारामंडल? तो ऑप्शन बी 88 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, कौन सा? सप्तऋषि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। कई बार प्रश्न बना है ये, कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन बी, बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र, कौन से? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2, नेपच्यून के पास 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें टिट्रोन एवं मेरिड प्रमुख हैं।
वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब कितने ग्रह हैं? 8 है। पहले कितने थे? 9 थे। ठीक है, 2006 में इस प्लूटो को यानी यम को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह जो है ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 सेल्सियस है। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध पड़ता है, लेकिन बुध जो है गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। उसके बगल में आपका पाया जाता है शुक्र। ठीक है, इसलिए जो है शुक्र जो है सर्वाधिक क्या है? गर्म है। यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है और नजदीक भी है सूर्य के। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को? ये भी आपका शुक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्र को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायंकाल यानी शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। तथा मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त एक ग्रह है। ठीक है, शुक्र को क्या क्या ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह भी है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। और दूरी के अनुसार जो है ये आपका सूर्य से दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो कितना समय लगता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट का लगभग समय लगता है। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः आपका जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय? ऑप्शन बी 365.25 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। ये एग्जैक्ट समय है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषु से दूसरे वसंत ऋतु के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें आपका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट और 9 मिनट के स्थान पे क्या 13 मिनट और 53.26 सेकंड 9.51 के जगह पर। ठीक है, ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है? इसे वर्ष को परिवर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ध्यान मत दीजिए। अगला है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है? देखिए ऑप्शन में ये गलत दिया है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितना है? 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति क्या है? 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर कितना है? आपका 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में यह उत्तर नहीं है। ठीक है, और 27.28। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि यानी मरुस्थलीय भूमि की बात कर रहा है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां होती हैं। पहला आपका 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास क्या होता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा कारण क्या है मरुस्थल बनने के, तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण माना जाता है। पहला तो ऊपर पढ़ा हमने हाई प्रेशर, उसके बाद दूसरा आपका हवाओं का पूर्वी मुखी होने का कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। जैसे इसमें आपका कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, अटाकामा और नामीबिया का मरुस्थल इसमें आता है। ठीक है। तीसरा कारण आपका पर्वतों की वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थिति मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का कौन सा मरुस्थल, डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में जो है, और पेरुवन मरुस्थल प्रमुख है। चौथा कारण है आपका महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर हैं। इनमें आपका कौन है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो यूएसए में है, और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, और उसका गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चीन व मंगोलिया में है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये मरुस्थल पूछे जाते हैं किस देश में है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाए। देखिए बीपीएससी 2022 में ये प्रश्न बना है। धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इस बल का नाम क्या पड़ा, तो कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से प्रभावी कोरियोलिस बल पृथ्वी का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप सभी को पता है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल के आकार की दृष्टि से बात करें, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति। क्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद आपका शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण है। उसके बाद हमारा पृथ्वी का नंबर आता है, उसके बाद शुक्र है, मंगल, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति यानी जुपिटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। यह भी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम, तो शनि का ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम होता है। देखिए लेटेस्ट प्रश्न है, बीपीएससी 2022 में प्रश्न बना है ये। पृथ्वी का घनत्व देखिए 5514 है, मंगल का आपका 3933 है, शुक्र का आपका 5243 है, और शनि का सबसे कम है 687 है। ठीक। अगला है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। शनि जो है सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय, तो आपका ऑप्शन सी 29.5 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। लगभग 29.4 लेता है, वर्षों के बराबर लेता है, पृथ्वी वर्षों के बराबर लेता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों परिक्रमा करने में कितना समय, तो आपका 84। ये सब प्रश्न बनते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी कौन सा विज्ञान है, ये किससे संबंधित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए पृथ्वी के आयाम की माप से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे 0 डिग्री देशांतर होता है। ये 0 डिग्री देशांतर यही आपका क्या होता है, मानक समय रेखा होता है, और इसे ही आप ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम है। ठीक है। और हम बात करें अगर 180 डिग्री देशांतर की, इसे क्या कहा जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। इससे किसका तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक। और उससे जो है किसका समय का, 0 डिग्री से और इससे 80, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। वही प्रश्न आ गया, दिनांक रेखा यानी तिथि रेखा, तो ये आपका खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर जाती है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, आपके 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया है। उसके बाद आपका देखिए अन्य क्षेत्रफल की बात करें, उसको अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। क्रम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीपी में सबसे अधिक देश हैं।
किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। ठीक है, 2020 में प्रश्न बना है। अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी चिली है। देखिए इसमें अक्षांशीय पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा चिली का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चिली जो है किस महाद्वीप का है? तो आपका ये दक्षिण अमेरिका का है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? सर्वाधिक द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आपका इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2019 में यह प्रश्न बना है। इंडोनेशिया में आपका कितना है? इतना लगभग इंडोनेशिया में। फिलीपींस में आपका 7,641 है, मालदीव में 1192 है, क्यूबा में आपका 4,195 में है। सर्वाधिक किसकी है? तो इंडोनेशिया का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा? आपका बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जबकि मेडागास्कर, सुमात्रा तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल इतना है। देखिए सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा इसमें? सर्वाधिक आ जाएगा आपका, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो आपका बोर्नियो का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्नियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा? तो आपका जापान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सीमा रहित देश कहा जाता है। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा है होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जापान है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, उसके बाद आपका फिलीपींस का है, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद आपका क्यूबा का आता है। ठीक है, जापान आपने मैप में देखा होगा, तो ये आपका बीच में है, सब समुद्र के बीच में है, एक द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी होन्शु द्वीप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देखिए जापान, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से होकर बना है, आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पे है? आपका होन्शु द्वीप पे ही स्थित है। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जो है मैप की पुस्तक हो, तो जब भी आप ज्योग्राफी के प्रश्न करें तो मैप को अपने पास में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किसका भाग है? अक्सर पूछा जाता है ये, तो आपका ऑप्शन है इस पे डेनमार्क का अधिकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। न्यूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। न्यूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। ध्यान रखिए, विश्व का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा? ऑप्शन बी ए वेगनर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हमने जो आज सुबह ही जो हमने एनसीईआरटी का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बताया। दोस्तों अगर एनसीईआरटी की आपने जो है क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन हुआ था। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों पिंडो, लॉरेंसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज महाद्वीप के रूप में है। देखिए इसका कहना है, पहले क्या था आपका? पहले आपका स्थल खंड यह था, आपका पैंजिया था, और यह जलखंड था। उसके बाद यहाँ इसका जलखंड का नाम क्या था? तो ये आपका जो है पैंथालासा था। पैंथालासा और पैंजिया था। जब पैंजिया टूटा, तो पैंजिया किस में टूटा था? तो आपका पैंजिया लॉरेंसिया में टूटा था और गोंडवाना में टूटा था। गोंडवाना जो है आपका जो है नीचे का हिस्सा था, यानी दक्षिण का, और जो है अंगारा लैंड जिसे लॉरेंसिया कहते हैं वो आपका उत्तर भाग था। ठीक, अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा
सत्य पूछ रहा है इसके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती इसमें जो है जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, चट्टान से प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, यानी इसमें स्तर पाए जाते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें आपका जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैल रवेदार नहीं होती हैं। इसमें क्या पाया जाता है, आपका जीवाश्म पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में, एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, और ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तीसरा आपका अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। तो यह आ जाएगा ऑप्शन। चौथा भी दिया इसमें आपका, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2022 में यह प्रश्न बना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए वीडियो को ला पाते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है, इंपॉर्टेंट है ये। माउंट एटना क्या है, ये एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इटली में है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अला मौना लोवा उदाहरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्वालामुखी हैं यह भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा था, सही नहीं पूछा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो आपका ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसे सागरमाथा लुंगमक भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपका 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप सभी को पता है ये आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमालय पर्वत एक क्या है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक, अगला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एंडीज कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका की प्रमुख क्या है, वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। और हिमालय आप सभी को पता है कि आपका एशिया में है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, कोकोस प्लेट किनके मध्य, ऑप्शन है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है आपका कोकोस प्लेट। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है। राष्ट्र बाउल किस प्रदेश में, तो ऑप्शन ई इसका उपयुक्त में से एक अधिक। देखिए इसको डिटेल देखते हैं। राष्ट्र बाउल या राष्ट्र बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इनमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वानिया का क्षेत्र शामिल है। इनमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः जो है एक से अधिक जो है इसमें आपके शामिल है। अगला है किलिमंजारो एक है, ये इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो एक है क्या, ये आपका आग्नेयगिरी है, यानी वॉल्केनो है। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विलियम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी यानी ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में, तंजानिया में, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में। अलग गोबी का मरुस्थल है, अभी हम पढ़ चुके हैं। गोबी का मरुस्थल चीन मंगोलिया में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जोहान्सबर्ग विख्यात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग जो है विख्यात किसके लिए? आपका ऑप्शन ए स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना की और हीरे की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अला निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? इससे प्रश्न बनते हैं। देखिए स्थलरुद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन बी हंगरी जो है क्या आपका स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन बी। बाकी बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन आपका ये किस समुद्र से सीमा बनाते हैं या जल से सीमा बनाते हैं। अला है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सा? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एक बार आप लोग मैप्स जरूर देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है। संसार की छत तो पामीर को पठार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र का स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। अगला प्रश्न है इसे और क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और एशिया का प्रवेश द्वार भी श्रीलंका को कहा जाता है। अला पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग पानी से ढका है? ऑप्शन सी 2/3 भाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर क्या है? आपका जल है, ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली जो 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका एक महासागरीय धारा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसी जलधारा है? ये आपका गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्लोरिडा की जलधारा की बात करें, इसे पूछा जाता है। फ्लोरिडा की जलधारा जब एंटिलांस धारा का जल समिष्ट हेटारस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। कैसी है? गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से सारे प्रवाहित होती है। अगला है ग्रैंड कैनियन है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, गॉर्ज है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक क्या है? गॉर्ज है। कोलोराडो नदी द्वारा बनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है? सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है ये। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, ये जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अगला प्रश्न है फिजी द्वीप स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिजी द्वीप जो है स्थित है कहाँ पे? तो आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक क्या है? द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अला सुएज नहर जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर जोड़ती है किससे? तो ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर जोड़ती है किससे? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मलक्का, मलक्का जल संधि यानी जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन महासागर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। किसको अलग करती है? इंडोनेशिया को, सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी चीन महासागर दिया था इसमें, तो प्रशांत महासागर का ही भाग है ये। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है? सुंडा ट्रेंच इंपॉर्टेंट है। सुंडा ट्रेंच जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। सुंडा जो है गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? ये पूछा जाता है, हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुमात्रा और जावा दोनों होगा इसमें, इसलिए एक से अधिक। अगला ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है ये आपका ओजोन परत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अला पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई अभी हमने पढ़ा 10 से 20 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से यानी 0 डिग्री से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम काहिरा क्या है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। काहिरा स्थित 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर में कुल समय कितना लगेगा? तो 30 × 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का। ठीक, अगला ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूं मैं प्रैक्टिस सेट में। दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन कौन सा? आपका 22 दिसंबर होता है। अगर यही पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून होता है। कंस का उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 और 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में यानी 20-21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। देखिए, अगर दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में वो छोटा होगा, और उत्तरी गोलार्ध बड़ा होगा तो दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। ठीक है, ये अपडेट ध्यान रखिएगा। दोनों 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ऑप्शन बी विवर्तनीय क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम? ऑप्शन सी पर्वतीय निर्माणकारी बल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स जो है यूरोप कहाँ यूरोप का है। बाकी इंडेज की बात करें तो आपका दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका। रॉकी की बात करें आपका उत्तरी अमेरिका, हिमालय, एशिया। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट है। तकला मकान मरुस्थल ऑप्शन बी चीन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आपका ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? मृत सागर के साथ जो है सीमा नहीं, तो ऑप्शन ए लेबनान की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार आपका जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक में के क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय जो घास के मैदान उसे क्या कहा जाता है? उसे पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न बनता है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? किसी देश की राजधानी नहीं है तो आपका सिडनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक शहर है। सिडनी राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन किसकी है? न्यूजीलैंड की। और रियाद किसकी है? सऊदी अरब की राजधानी है। राजधानियों से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 ई रिज जो है कहाँ पे? तो आपका हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? यानी सागरीय लवणता मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि, ऑप्शन बी। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? यानी कितना खारा है वो? ऑप्शन बी। देखिए 35 पीपीटी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों की मध्य 35.14 लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 हो जाती है। देखिए लवणता का यही क्या है, मात्रक है। और वहीं अरब सागर में बात करें तो 36। ठीक है। अगला है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता सर्वाधिक किसमें? मृत सागर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है, सभी को पता है अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक। देखिए अपवाह के क्षेत्र के दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी पूछा जाए तो आपका नील नदी है, और बड़ी पूछा जाए तो अपवाह के दृष्टि से अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर नदियां बह रही हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही हम देख लेते हैं। रॉटरडैम की बात करें तो आपका राइन नदी, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब और वाशिंगटन पोटोमैक, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अला हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपका बाब अल मंदेव की संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां बात करें अगर हारमुज जल संधि, तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। बास्पोरस की जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को, और मलक्का जल संधि ये हम पढ़ चुके हैं, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को यह जोड़ती है। अला है सुमिलित करें अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो इधर हम देख लेते हैं। अत्यधिक अगर हम गर्म की बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है अत्यधिक गर्म है। ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा सभी को पता है चेरापूंजी, अब मानसीराम हो गया है। अत्यधिक सूखा कहाँ पे? चिली। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है? किस मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावी? तो आपका ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावीशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक। अला विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ये इंपॉर्टेंट है। कुल गाड़ी में से कौन सी क्रिया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और कहाँ पे है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक। अगला है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो ये आपका 2000 का इसका पूछा है 19 का, तो आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला है विश्व एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सर्वाधिक? तो भारत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। आपका चीन, रूस, भारत, कनाडा और यूएई। तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भारत। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तेल के कोष सर्वाधिक किस देश में? तो आपका वेनेजुएला यानी भंडार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार आपका ऑप्शन ए बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 प्रकार का होता है कोयला आपका, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है। एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध होता है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% से अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम।
ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जलविद्युत और यूरेनियम में शामिल है। अला निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात जो है मेघी रात यानी जो बादल होते हैं उसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ऑप्शन बी विकिरण के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करती है, फलतः मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। ठीक है, वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति यह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए 1, 2 और 3, यानी साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति से, और तीसरा आपका स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा माध्यम में, ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पे? आपका पंपाज में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट, बाकी मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अफ्रीका की मूल भूत जनजाति पिग्मी, ये इंपॉर्टेंट है। पिग्मी जो है किस नदी पर घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न बना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिग्मी जनजाति निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें क्या कहता है? मोंगुलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी हैं, वही प्रश्न है आपका अफ्रीका में कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। ये एस्किमो निवासी हैं, ये भी अक्सर प्रश्न बनता है। एस्किमो जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्किमो आपका कनाडा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये टोरंटो प्रदेश या आपका बात करें हम उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं ये। अगला प्रश्न है, अलास्का ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। अगला है, एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या है? ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है आपका एस्पेरांटो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेम्स हाफ ने किया था। ठीक है, अलावा वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है? आपका चीन। चीन में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपका चीन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? तो केसर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ईरान में। देखिए, ईरान में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होता है। अला पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले सर्वाधिक कहाँ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय तथा भारत तृतीय स्थान पे है। वर्ष 2020 के अंत में पत्थर का कोयला, एंथ्रेसाइट एवं बिटुमस की बात करें तो प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद चीन, उसके बाद भारत है। अला संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कह रहा है पे, निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन? ऑप्शन सी सऊदी अरब करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अला निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो आपका कजाकिस्तान में सर्वाधिक यूरेनियम होता है। आप सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है ये। अला टिन मिलता है, तो टिन मिलता है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों से में मिलता है टिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की जो है 90% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश कौन से हैं? आपका चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा संरक्षण क्या होगा? ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। सभी को पता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें टेरारोसा जहाँ पे आपका चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर
घने वन अधिकतर मिलते हैं? सभी को पता है घने वन कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के आसपास। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो आपका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, रेल मार्ग दिया और जोड़ने वाले स्थान दिए हैं, तो यही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर हम यूरोपियन ट्रांस की, तो ये आप यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये पेरिस से वारसा, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग तो ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना से वालपेराइजो चिली तक, और ट्रांस साइबेरियन ये जो है सबसे बड़ा विश्व का सबसे लंबा रेलवे क्या है रेल मार्ग है, और सेंट पीटर्सबर्ग से अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्तोक रूस तक ये जो है इसको जोड़ता है, ये सबसे लंबा है। और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक चलती है। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? कौन सा पत्तन नगर नहीं है? तो ऑप्शन बी कैनबरा जो है पत्तन नगर नहीं है, बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की क्या है वर्तमान में राजधानी है। बाकी टोक्यो जापान की राजधानी है, वह हॉन्शू द्वीप पर स्थित है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये क्या है बंदरगाह है। लंदन भी आपका, न्यूयॉर्क भी, ये सब बंदरगाह है। कैनबरा आपका बंदरगाह नहीं है। ठीक है, लंदन जो है पूछा जाता है किस नदी के किनारे? ये आपका टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। ठीक, अला निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला कौवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका सेंटोस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे है? तो आपका ब्राजील में। सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होता है? ब्राजील में। और कॉफी के बागानों के यहाँ का क्या कहा जाता है? सिर्फ फजंटा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण आपका ऑप्शन डी यानी जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भौतिक उसमें अजैविक घटक में आपका स्थल वायु जल आते हैं। जैविक में आपका पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव आते हैं। ऊर्जा घटक में आपका सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा ये सब आते हैं। अगला जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 110 प्रश्न थे। ठीक है, भारत के भूगोल के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।